दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका ईडू फाइबर में। आज आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। इतिहास का जो आपका 3rd नंबर चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे, प्लस ये भी जानेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ भारत में, और ये भी जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से आया। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रवाद कहाँ पे चल रहा था। इससे पहले के चैप्टर में जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोगों ने देखा, तो उन चैप्टर से भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, किस किस रूप में आया, प्लस भारत में राष्ट्रवाद आने में कितने लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, उन सारे लोगों के बारे में जानेंगे और देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें यही जानना है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद मतलब क्या है कि अपने देश के प्रति भावना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि देश के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, इसे ही हम लोग राष्ट्रवाद बोलेंगे। जैसे इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी खास चीज के प्रति भावना रखता है तो हम लोग वही बोल देते हैं। अगर जैसे मान लीजिए दोस्तों में क्या होता है, 5-6 दोस्त हैं, अगर उन 5-6 दोस्त में अगर 2 का शादी हो जाता है तो उसके बाद आप देखिएगा कि वो हमेशा दोस्ती के ग्रुप में नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादातर लोग यही बोल के पुकारेंगे कि आप तो परिवारवाद हो गए। क्या बात हो गए? परिवारवाद हो गए, यानी आप परिवार को समय देने लगे, आप परिवार से संबंधित चीजें करने लगे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ भी यही है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रवाद होता है तो वो हमेशा अपने देश के प्रति काम करता है, अपने देश के प्रति भावना रखता है, चाहे वो अपने देश के प्रति जितने भी अधिकार है, कर्तव्य, इन सारी चीजों को मानता है, फॉलो भी करता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ हो गया कि देश के प्रति भावना। ठीक है, अभी आप लोग वर्तमान समय में देख ही रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, देश की सेवा करूं, मैं पुलिस सेवा में जाऊं, देश की सेवा करूं। ठीक है, तो ये सारे चीज जितने भी हम लोग अभी के टाइम में देख रहे हैं, ये सारे चीज क्या है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद है। क्या है? राष्ट्रवाद है। तो अब ये जो राष्ट्रवाद है ना, ये तो भारत के आजादी के बाद के समय का राष्ट्रवाद है, लेकिन भारत आजाद होने से पहले भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की नींव पड़ी, इसके बारे जाना। यानी इतना बड़ा जो घर खड़ा हुआ, इस घर का नींव क्या है, इसके बारे जानेंगे। प्लस इस घर का नींव को रखने में किन लोगों का योगदान है, इसके बारे भी जानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं ना यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो हम लोग यही देखते हैं कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद आया, वहां पे लोगों ने किस तरह से विद्रोह किया, क्रांति किया, किस तरह से राजतंत्र को हटाया, निरंकुश राजतंत्र को हटाया, फिर संवैधानिक राजतंत्र को लाया, फिर उसके बाद उन लोगों ने गणराज्य की मांग की। तो ये सारे चीज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद में पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया। ठीक है, इस चैप्टर में हमें देखना है कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना यही है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया उसके बाद से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, 1914 से लेके 1915 तक, यानी 1914 से लेके 1915 तक, नहीं 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। ठीक है, और इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि भारत में बहुत सारे उद्योगों का निर्माण होता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। और ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन कौन थे जो भारत में क्या किए थे, उपनिवेश किया था। यानी ब्रिटेन ने भारत को अपने उपनिवेश रखा था। ठीक है, और ब्रिटेन भारत कब आए थे, बताइए कब आए थे, 1600 ईस्वी में। कब आए थे? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1608 में भारत आई। पहला अंग्रेज जो भारत आया था उस समय कौन था, कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस जो भारत आए। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन ने किस प्रकार से हम पे कब्जा किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारत पे कब्जा किया, बताइए। 1757 की क्रांति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध ने क्या किया, 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसने पूर्ण रूप से किस पर, बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। ठीक है, पूरे एकदम पूर्ण रूप से बंगाल पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। उसके बाद फिर होता है 1764। 1764 में क्या हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध में क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध में
पूरे नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया था। क्योंकि बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन, मीर कासिम था, ठीक है, सिराजुद्दौला था, ठीक है, उसके बाद कौन थे, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये तीनों लोग जब बक्सर के युद्ध में लड़े थे ना, तो लड़ने के बाद क्या हो गया, जैसे हारा तो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में अपना पूरा जगह बना लिया, ठीक है, और पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद से भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब हमें जानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे अधिकार जमाया, अपना शासन चलाया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध यानी 1918 के बाद, ठीक है, क्योंकि ये समय कब का है, 1915 में। कब, 1915 में जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी कहां से आ गए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में क्यों गए थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका अपने जो डिग्री था लॉ की डिग्री उसके लिए गए थे, जहां पे उन्होंने नस्ल भेद, ठीक है, जो नस्ल भेद की नीति है उसको वहां पे मात दे के आए थे, ठीक है। अब महात्मा गांधी भी भारत में नए थे। स्टार्टिंग में महात्मा गांधी ने भी लगभग 2 साल, कितना, 2 साल बिताया, ठीक है, भारत, पूरी भारत घूमा, देखा, समझा, जाना। उसके बाद, नहीं तो आप देख सकते हो महात्मा गांधी को देख सकते हो कि एकदम साधारण वेशभूषा में, देखिए धोती पहने हुए हैं, ठीक है। अब बताइए कोई स्टूडेंट जो विदेश से पढ़ के आ रहा है, ठीक है, वो हमेशा किस में आएगा, टाई बेल्ट में आएगा, आएगा ना, सूट वूट लगा के आएगा। लेकिन जब महात्मा गांधी इस तरह से आए ना, तो उनको लगा कि नहीं, हमारा भारत जो है गांव का भारत है, तो हमें गांव का दौरा करना चाहिए। स्टार्टिंग में महात्मा गांधी ने भारत के सभी गांव में, लगभग पूरे भारत में क्या किए, यात्रा किए, लोगों से समझे, लोगों की भाषा को सीखे, लोगों को पहचानने सीखे, लोगों की वेशभूषा को देखा, लोगों की खान पान को देखा। उसके बाद उनको लगा कि अब ये सही समय है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, क्योंकि उस समय वो दक्षिण अफ्रीका से क्या करके लौटे थे, रंगभेद की नीति, ठीक है, वो करके लौटे ही थे। अब अपना देश में भी समय था कि अब हमें भी किस ओर जाना है, राष्ट्रवाद की ओर जाना है। किसकी ओर, राष्ट्रवाद की ओर जाना है, ठीक है। अब भारत को भी आजादी दिलवाना है, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक हम पे राज किया। अब समय आ गया है कि भारत भी आजाद हो। इसलिए ये काम अकेले का नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी ने अपना जो हथियार था, देखिए महात्मा गांधी के पास अपना हथियार, ना ही उनके पास AK-47 था, ना ही कोई हथियार था, ना कोई बंदूक था, ना कोई बम था, कुछ नहीं था। उनके पास एक ही हथियार था, वो था अहिंसा। क्या था, अहिंसा का हथियार। महात्मा गांधी एक ही बात बोलते थे कि हम लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे नहीं, उन्हें अहिंसा से हटाएंगे। किससे हटाएंगे, अहिंसा से हटाएंगे, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत में क्या चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत में क्या चल रहा था कि जितने भी ग्रामीण लोग थे, सभी लोगों को सैनिक में, ठीक है, सेना में जबरदस्ती डाले जा रहे थे, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अभी आप आर्मी में जाओगे, आपकी हाइट मापी जाएगी, आपकी चेस्ट मापी जाएगी, आपको रनिंग करना पड़ेगा, अभी बहुत ज्यादा समस्या है। लेकिन उस समय क्या था, बस आप चलने जानते हो ना, आपको आर्मी में भेज दिया, ठीक है, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और ब्रिटेन ने भी भाग ले लिया था यूरोप में, इसलिए सैनिक बहुत ज्यादा चाहिए थी। तो भारत के ज्यादातर लोगों को उसी में डाल दिया जाता था, जाओ सैनिक में भर्ती हो जाओ, जाओ गोली चलाओ जाके, ठीक है। अब गोली चलाओ, ठीक है, इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोग मारे भी गए, ठीक है। इससे भारत में जन आक्रोश हो गया कि यार लड़ाई तुम करो, ब्रिटेन लड़ाई करेगा, हम लोग क्यों जाके मरे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था ही उसके पास कि ब्रिटेन लड़ाई करेगा, मरेगा, भारत के लोग क्यों मरेगा, इससे भारत को क्या लेना देना। तो इन सारे चीजों के कारण लोग बहुत ज्यादा उग्र थे, ठीक है। उस समय खाने में भी कमी हो चुकी थी, ज्यादातर किसान परिवार के लोगों को सैनिक में भेजा गया था, और सैनिक में भेजे जाने के कारण क्या हो चुका था, पूरी तरह से बाद में कृषि व्यवस्था ठप हो चुकी थी, यानी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, ठीक है, क्योंकि सारे लोग तो वहीं पे चले गए, ठीक है। इसलिए अब देखिए क्या होता है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, जन आक्रोश हो ही गया था, कृषि काम भी ठप हो चुका था। तो उस समय लोगों में एक ही चीज का आक्रोश था कि किसी तरह से ब्रिटिश शासन को हटाना है, ठीक है। एक ही बात सबको सबके दिमाग में चल रहा था कि किसी भी तरह से हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी भी उसी समय आया 1915 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी भारत का दौरा कर लिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने सब कुछ जाना समझा और उन्होंने अहिंसा, यानी कि सबसे पहला, महात्मा गांधी सबसे पहला जो काम करते हैं भारत में, वो जाते हैं कहाँ पे, खेड़ा में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, खेड़ा प्लस चंपारण।
इन दो जगह पे उन्होंने काम किया था सबसे पहला। ठीक है, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कौन से आंदोलन में भाग लिया था। तो सबसे पहला उन्होंने चंपारण गया था। चंपारण में क्या हुआ था कि वहां के जितने भी बागान मालिक थे, बागान मालिक क्या करते थे, जितने भी कारीगर थे, लोग थे बागान में काम करते थे, उन सारे लोगों को बंधक करके रखे हुए थे, उन्हें पैसा नहीं देता था। बेगार, बेगार आप सुने होंगे, बेगार किसे कहते हैं, जो बिना काम काम करवाए जा रहा, कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ खाना दे रहा, वो भी ढंग का नहीं दे रहा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलेंगे बेगार। तो चंपारण में यही स्थिति थी, बागान मालिकों ने बहुत सारे कारीगरों को सिर्फ काम करवाते थे और समय पे खाना भी नहीं देते थे। लेकिन जब ये चीज महात्मा गांधी चंपारण गए, वहां पे ये सारे चीज प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके बाद उनको जाना होता है खेड़ा। खेड़ा में भी ऐसा ही स्थिति होता है। खेड़ा में क्या होता है कि महात्मा गांधी जब गए तो उनको जो एक कोई पार्टी के लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था। उन्होंने बताया महात्मा गांधी को कि वहां के जितने भी किसान थे ना, उनके फसल नहीं हुए थे, अब फसल बर्बाद हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें देना था टैक्स। क्या देना था? टैक्स, कर देना था। ठीक है, अब उन्हें कर देना था। अब जब फसल हुआ ही नहीं तो किसान कर कैसे देगा? पॉसिबल है? नहीं है। उस समय बैंक नहीं था कि पैसा जमा रखा है निकाल के दे दो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उनके जान पे बना हुआ था, एक तो खाने के लिए अनाज नहीं, प्लस टैक्स देना है, कैसे दे? ठीक है, इसलिए किसान लोग क्या किए थे, काम से छोड़ दिए थे, हड़ताल पे बैठे हुए थे। महात्मा गांधी गए वहां पे, उनका बात मनवाए कि देखो भाई, जब काम हुआ ही नहीं तो पैसा कहां से दे पाएगा ये लोग। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका काम हो तो आप इन्हें कर जो है टैक्स, इसको माफ कर दीजिए। ठीक है, इसको माफ करोगे तब वो जाके काम करेंगे, तब आपको कुछ आमदनी हो ही जाएगी। तो इस तरह के बात रखते हैं महात्मा गांधी, और खेड़ा और चंपारण में विजय हासिल करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी आगे बढ़ते हैं, हमारे देश को राष्ट्रवाद की ओर ले जाते हैं। इसके बाद इन्होंने जो मारा, बहुत खतरनाक, बोलते हैं ना कि जब बैट्समैन आता है क्रिकेट में क्रीज पे तो पहले वो सिंगल लेगा, तो महात्मा गांधी का सिंगल यही था, खेड़ा और चंपारण। इसके बाद उन्होंने इतने रन बनाए भारत में कि भारत को आजादी कर दिया। चलिए अभी देखेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी ने रन बनाया। हाँ, अभी तक हम लोगों ने देखा कि विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, यही से स्टार्ट होता है खेड़ा और चंपारण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी देखिए, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद हाँ, यहां से देखेंगे हम लोग खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह, ये दोनों हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सत्याग्रह का विचार उनके पास कैसे आया, जब उन्होंने दो आंदोलन कर दिया, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, ये जब दोनों ही विजय हासिल कर लिया ना, इसके बाद महात्मा गांधी के मन में एक ही चीज चल रहा था कि अब हमें किस पे चलना है, अहिंसा पे चलना है। ठीक है, अहिंसा पे ही हम लोग आजाद हो सकते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रोलट एक्ट। ठीक है, क्योंकि खेड़ा आंदोलन 1919 के आसपास हो चुका था। ठीक है, चंपारण भी हो चुका था। अब भारत में एक बड़ा घटना घटता है, वो है रोलट एक्ट। रोलट एक्ट क्या होता है? इसको लाया गया था 1919 में। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा क्या था कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी रूप से अगर राष्ट्रव्यापी राष्ट्रव्यापी सभा करता है, अगर बातचीत करता है, अगर दो व्यक्ति अपने देश के प्रति कुछ भी बातचीत करता है कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसको डायरेक्ट पकड़ के कहां पे डाल देना? जेल में, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, अभी तो हमारे पास कानून है ना, अभी हम लोग कौन सा संविधान का आर्टिकल यूज करते हैं? अनुच्छेद 20। ठीक है, दो सिद्धि का अधिकार, यानी कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लिया जाता तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप पूछ सको कि आप मुझे किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन जो रोलट एक्ट लाया गया था ना, इसमें इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं था। जिसको पकड़ा जाता था वो डायरेक्टली जेल पे चला जाता था और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी, डायरेक्टली कार्रवाई होती थी, उसे 2 साल की सजा हो जाती थी। तो इस एक्ट को लेकर भारत के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए, बहुत सारे इस एक्ट के द्वारा लोग जो है, बहुत सारे लोग जेल भी गए। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा भारत में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि आज भी अगर उसके बारे में सोचेंगे तो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था वो हादसा, जिसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल
19 को। इसमें क्या हुआ था, रोलेट एक्ट लगाई हुआ था, ठीक है, बैसाखी का दिन था उस समय। अमृतसर में कहा हुआ था ये, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में एक जगह थी, बैसाखी का दिन, उस समय मेला लगा हुआ था, सारे लोग मेले में मग्न थे। लगभग 2 या 4 लोग, कुछ ऐसे लोग गए हुए थे जो अपने देश के प्रति कुछ बातें कर रहे थे, राष्ट्रवादी बातें, विचारों को वहां पे प्रकट कर रहे थे। तो उन्हें देखते हुए उस समय जो ब्रिटिशर्स के जितने भी सैनिक थे, जो सैनिक के कमांडर थे, उनका नाम था जनरल डायर। कौन थे? जनरल डायर। जनरल डायल जो थे ना, वो कमांडेंट थे। उन्होंने सारे सैनिकों को ये आदेश दे दिया कि जो अमृतसर का मैदान है जलियांवाला, वहां पे हमारे जो ब्रिटिश कानून है उनके बारे बातचीत हो रही है। लोग वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, ठीक है। इस ये बात सुनते ही उन्होंने क्या कर दिया, अपने सारे सैनिकों को कहां पे लगा दिया, देखिए, अपने सारे सैनिकों को इस तरह से बैठा दिया। देखिए यहाँ पे लोग दिख रहा है ना, यहाँ पे लोग मेले में आए हैं घूमने के लिए, और इसके चारों ओर सारे सैनिकों को लगा दिया। और ये सैनिक किसका वेट कर रहे थे, ऑर्डर का। जैसे ही जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया फायर कर दो, सबने फायर कर दी। इतना भयानक, इतना भयावह घटना घटी कि ये पूरे इतिहास को झकझोर देती है ये घटना, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए। कहा जाता है कि उस बाग के अंदर में एक कुआं था, उस कुआं में भी लोग जान बचाने के लिए कूद पड़े, लेकिन लास्ट में क्या किया, उस कुएं के अंदर में भी फायरिंग कर दी गई और उस कुआं का पानी पूरा ही लाल हो गया दोस्तों, एकदम पूरा लाल। बता सकते हैं कि एकदम खून जैसा दिखने लगा, पूरा कुआं का पानी खून ही खून हो गया। तो बताइए, इतना भयावह घटना हमारे इतिहास में हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इसके बाद भारत के जितने भी नेता थे, जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, सभी लोगों में गुस्सा जो है ना बहुत ही उग्र रूप से जाग गया। अब सभी लोगों ने ये ही निर्णय किया कि अब जो भी हो हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये जो घटना कर दी ये बहुत ही खतरनाक कर दी। बाद में रोलेट एक्ट को तो हटा ही दिया। उसके बाद भारतीयों ने ये मांग किया कि अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इस पे जांच होनी चाहिए, इस पे जो भी दोषी है, जो भी कमांडर था, जो भी सैनिक है जो दोषी है, उसे सजा होनी ही चाहिए। इसीलिए इसके बाद जो है कमिटी गठन किया गया, लेकिन उस कमिटी में यह हुआ कि भारत के लोग एक भी शामिल नहीं थे, इसलिए उस कमिटी का भी क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। अब बताइए, अंग्रेजों ने गोली चलाया, अंग्रेज के कमांडर दोषी साबित हुए, अब वो काम भी जांच करने के लिए कौन आ रहे, अंग्रेज ही आ रहे हैं। अब बताइए, कोई भी अपने साथी को सजा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया कि भारतीयों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो कमेटी गठित हुई, उस कमेटी को भी क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों, अब हमारे जो महात्मा गांधी है उन्होंने किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और भारत को एक नए मोड़ पे ले गया, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये एक कमीशन बनाया गया था, इसमें भी सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी एक भी इंडिया के लोग नहीं थे। इस कमीशन के अंतर्गत क्या किया गया था कि इसके द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही ना, उसकी संवैधानिकता की जांच, यानी कि जितने भी काम हो रहे हैं भारत में उसकी संवैधानिकता की जांच किया जाएगा, ठीक है। और इसमें देखा जाएगा कि कौन लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, प्लस जितने भी नेता लोग थे, जितने भी कांग्रेस के लोग थे, उन सारे लोगों की संवैधानिकता की जांच किया जाएगा। तो साइमन कमीशन का भी बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक भी इंडियन लोग शामिल नहीं थे, सारे ब्रिटिशर्स थे। और सारे ब्रिटिशर्स होने के कारण भारतीय लोगों को लगा कि ये लोग जो है फिर से हमें फंसाएंगे और हमें कहां पे भेज देंगे, जेलों में, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स का ही चाल था कि अब जितने भी कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता है, लीडर्स है, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, ताकि जो भारत की राष्ट्रवादी नीति है वो क्या हो जाए, विफल हो जाए। अंग्रेज तो यही चाहते थे ना कि हम लोग और ज्यादा शासन करें इंडिया पर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। भारतीय लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? वही 1919 को बाद से लेकर 1921, ठीक है, 1921 के समय से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी का एक उद्देश्य यही था। महात्मा गांधी का एक बुक है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि हिंद स्वराज बुक नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। देखिए, महात्मा गांधी जो थे ना, देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हो ना, तो आप हमेशा उस काम को करने से पहले दो चीज पता करते हो। पहला कि वो काम पास्ट में किस प्रकार किया जाता था, दूसरा उस काम को करने से फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। तो महात्मा गांधी जब आए ना इंडिया, पूरा भारत घूमे, घूमने के बाद देखा कि भारत में किस चीज की जरूरत है, किस तरह से लोगों को एक साथ लाना है, किस तरह से भारत को आजाद करना है। तो इन सारे चीजों को उन्होंने इस बुक में बताया, हिंद स्वराज में। तो उन्होंने एक चीज पढ़ा था कि जो भारत में ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स किस प्रकार से आए, किस प्रकार से आए? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? भारतीय राजाओं को, महाराजाओं, जितने भी राजतंत्र के राजा थे ना, सब पे किस तरह से शासन किया? सब पे क्या किया? लालच दिया। मैं आपको क्या देता हूं? सेना देता हूं। सबके अंदर डर क्या डाल दिया था? डर डाल दिया था, ठीक है, कि पश्चिम से कोई और बड़ा राजा आएगा, आप पे आक्रमण करेगा, इसलिए मैं आपको अपना क्या देता हूं? सेना देता हूं, आर्मी देता हूं, ठीक है। आपको सेना का खर्च खुद उठाना है। अब बताइए, अंग्रेजों ने किस तरह से दिमाग लगा दिया कि मैं आपको सहयोग दूंगा। क्या दूंगा? सहयोग दूंगा, ठीक है। यानी कि भारत के राजाओं को सहयोग दूंगा, आपको सेना दूंगा। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया? पूरे जितने भी राजा लोग थे सबको अपने नियंत्रण में कर लिया, और सबको क्या कर लिया? सारे जितने भी प्रांत थे भारत के, सभी प्रांतों में अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये सारे चीजों को महात्मा गांधी ने पढ़ लिया था। महात्मा गांधी को ये लग चुका था कि जो ब्रिटिशर्स टीका है ना, ये भारतीय लोगों के सहयोग से ही टिका हुआ है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें क्या करना है? असहयोग करना है। क्या करना है? असहयोग करना है। अब ब्रिटिशर्स को कोई सहयोग नहीं देना है। सहयोग देंगे तो ये लोग और ज्यादा दिन रह जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने एकदम बारीकी से सोचा समझा और असहयोग आंदोलन शुरुआत कर दिया। इसमें क्या हुआ? असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश के जितने भी बने हुए सामान थे, जितने भी, चाहे वो कपड़ा हो, मशीन हो, जो भी हो, खास करके कपड़ा को क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। भारतीय लोगों ने ये बोल दिया कि अब ब्रिटिश के बने हुए ना तो हम लोग कुछ पहनेंगे और ना ही कुछ खरीदेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आंदोलन छिड़ा भारत में, शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बहुत ज्यादा विद्रोह फैल गया। शहर में जितने भी लोग थे, वकील हो गया, टीचर हो गया, नौकरी पेशे के लोग, स्टूडेंट, ये सारे लोग आंदोलन में शामिल हो गए। सभी लोगों ने क्या कर दिया? ब्रिटिशर्स के जितने भी लोग नौकरी करते थे, काम करते थे, सभी लोगों ने काम को छोड़ दिया कि अब हमें नहीं करना है, अब हमें सिर्फ भारत का ही काम करना है, ब्रिटिशर्स का जॉब नहीं करना है। वकील ने भी छोड़ दिया, हड़ताल पे चले गए। जितने स्टूडेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाए जाते थे स्कूल्स, उन स्कूलों के जितने भी छात्र छात्राएं थी, सभी लोगों ने स्कूल जाने से मना कर दिया। क्यों जाए? असहयोग आंदोलन उस समय इतना ज्यादा चल रहा था। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में क्या हो गया? ग्रामीण इलाकों में क्या हो गया? जितने भी किसान थे, जितने भी मजदूर थे, जितने भी महिलाएं थी, उन सारे लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश के जितने भी बने हुए कपड़े थे, चीजें थे, उन सारे चीजों को जला दिया, बहिष्कार कर दिया। और सबने ये दावा कर दिया कि अब ब्रिटिश का एक भी सामान यूज नहीं करेंगे, हम चाहे जो हो जाए हम ब्रिटिशर्स के कपड़े तक भी नहीं टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी बागान के लोग थे, बागान मालिक, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स द्वारा बहाल किए गए थे, जैसे असम में क्या हुआ था? असम के बागान के लोगों को वहां भी बंधक बना के रखा गया था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चल रहे थे तो उन्होंने महात्मा गांधी का नाम से उन्होंने आंदोलन किया और उन्हें भी छोड़ दिया गया वहां पे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ कर चला। लेकिन इस आंदोलन में एक चीज की खामी क्या हो गई कि यह आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? इसका भी रीजन है। क्योंकि देखिए, शहरों में जितने भी कामकाजी लोग थे, सभी लोग आंदोलन में आ चुके थे। गांव में भी मजदूर और किसान आ चुके थे। अब बताइए, मजदूर और किसान लंबे समय तक आंदोलन में रहेंगे तो फिर खेती कैसे होगी, ठीक है, काम कैसे होगा? और शहरों में तो लोग
अपने जॉब पर ही निर्भर थे, अपने जॉब पर निर्भर थे। अब बताइए वो लोग अगर जॉब छोड़ देंगे शहरों में तो अब वो लोग खाएंगे पिएंगे कैसे, उनके बच्चे कैसे बड़े होंगे। तो इस कारण से लोगों ने क्या कर दिया, धीरे धीरे आंदोलन को छोड़ता चला गया और आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया। ठीक है, और इस आंदोलन की समाप्ति कहां पे होती है, एक घटना हो जाती है 1922 में, जिसको हम लोग जानते हैं चोरा चोरी कांड। क्या होता है, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड। इस चोरा चोरी कांड में क्या हो जाता है, चोरा चोरी कांड में असहयोग आंदोलन का आंदोलन चलता है सड़कों पर, बीच में एक क्या आ जाता है, पुलिस स्टेशन आ जाता है, यानी एक थाना आ जाता है। तो कुछ लोग आंदोलन के उग्र होते हैं, युवा पीढ़ी, पता ही है ना, युवा लोग जहां भी रहेंगे बहुत खूंखार रहेंगे एकदम, कभी भी आगे पीछे नहीं सोचते, डायरेक्ट हमला कर देते, करते हैं ना, हमेशा कर देते हैं। ठीक है, आजकल हमें भी मतलब हमें भी लगता है भारत आज़ाद होने के बाद बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं कि सर अगर हम लोग उस टाइम पे होते तो हम लोग भी पक्का 2-4 को निपटा ही दिए होते। तो युवा लोगों का यही सोच होता है। तो उस आंदोलन में भी यही हुआ, युवा लोगों ने क्या कर दिया, उस पुलिस थाने पे आग लगा दिया। ठीक है, और जैसे ही उस पुलिस थाने में आग लगी, पूरी तरह से क्या हो गया, थाना जलकर खाक हो गया। लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मी भी जल गए, जो किसके थे, ब्रिटिशर्स के थे। किसके थे, ब्रिटिशर्स के थे। लेकिन जैसे ही ये घटना घटा, महात्मा गांधी को तुरंत खबर हुई, महात्मा गांधी ने तुरंत क्या कर दिया, आंदोलन को खत्म कर दिया। महात्मा गांधी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं आंदोलन कर रहा हूं तो किसी प्रकार का हिंसा उस आंदोलन में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, युवा तो युवा है, खून गर्म था, जाके आग लगा दिया। ब्रिटिशर्स 20 से 25 जल के खाक भी हो गए। जब ये बात महात्मा गांधी को पता चली, उन्होंने आंदोलन को रोकने का फैसला कर लिया। कहा जाता है ना, जब जैसे ही ये आंदोलन रुका था, भारत के बहुत सारे नेता महात्मा गांधी के विरोधी हो गए थे। बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को बहुत सारे आलोचना झेलना पड़ा था इस आंदोलन में, क्योंकि महात्मा गांधी ने अचानक ये आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा था और बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये आंदोलन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानेंगे अपने पन का भाव और सामूहिक पहचान। देखिए, असहयोग आंदोलन चला। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला। उसके बाद हम लोग जानेंगे अपनेपन का भाव। ठीक है, अब अपनेपन का भाव का अर्थ क्या है, आप दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन पे 2 फोटो भी लगा है ना। ये दोनों क्या है, आप बताइए क्या लगा है, ये भारत माता, क्या है, भारत माता है, भारत माता। ठीक है, अब देखिए किसी भी देश में, आप यूरोप के राष्ट्रवाद में भी पढ़ चुके हो कि उसमें जो जर्मनिया और मारियान होती है ना, मारियान फ्रांस में होती है और जर्मनिया जर्मन में होता है। ये सब नारी रूपक क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोगों में क्या है, देश के प्रति भावना है। ठीक है, लोगों में एक ऊर्जा का जो है ना संचार होता है। ठीक है, कि हमारे देश में जो भारत माता है इसके लिए मर मिटेंगे। ठीक है, तो युवाओं में खासकर ये चीज ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इन सारे चीजों का इस्तेमाल किया गया था उस समय, अपनेपन का भाव। देखिए, जब कहीं भी कोई भी आंदोलन होता ना, तो उस आंदोलन में एक ही चीज बात होता है, कोई अपना ना जाति का नाम लेता है, ना भाषा, ना कोई क्षेत्र। उस आंदोलन में एक ही चीज नाम आता है कि मैं इस देश का क्या हूँ, नागरिक हूँ, और मैं अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस समय भी यही चल रहा था। अपनेपन का भाव एहसास होने के लिए उस समय भारत के बहुत सारे जितने भी कवि थे, जितने भी पत्रकार थे, जितने भी लेखक थे, उन सारे लोगों ने कविताएं छापी, न्यूज छापा, किताब लिखे, बहुत सारे तरह तरह की चीजों से भारत के लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति क्या किए, जोड़े। उसके बाद सामूहिक पहचान को बनाया, जैसे राष्ट्रीय गीत को बनाया, राष्ट्रीय झंडा को बनाया, राष्ट्रीय गान बनाया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक बनाया। ठीक है, और राष्ट्रीय हमारे भारत माता को बनाया। ठीक है, तो इन सारे चीजों ने भारत के राष्ट्रवाद में बहुत ज्यादा योगदान दिया दोस्तों, और भारत के सारे लोगों को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिलाने में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। उसके बाद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे जो क्रांतिकारी नेता थे, उन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया और भारत को किस ओर, आजादी की ओर ले गया दोस्तों। ठीक है,
तो इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस तरह से महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे काम किए, और भी अन्य सारे लोग हैं, उन सारे लोगों ने काम किया। लास्ट में 1927 के आसपास में, कितना में, 1927 के आसपास में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का लास्ट यानी दांडी मार्च, महात्मा गांधी ने लास्ट में क्या किया, दांडी मार्च। दांडी मार्च के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें देख सकते हैं आप, महात्मा गांधी जो है उस समय ब्रिटिशर्स के कानून को मानने से क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही यही है कि जो उस टाइम में कानून चलाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको मानने से इनकार किया जा रहा था। भारतीय लोग मानना नहीं चाह रहे थे, और उस पे उस समय जो नमक था ना, उस पे कानून टैक्स लगा के रखे थे ब्रिटिशर्स ने। भारतीय लोगों का यही मानना था कि जब नमक हमारे देश का है तो हम लोग टैक्स क्यों पे करें, जब नमक बनाने में भारतीय लोगों का योगदान है तो हम लोग टैक्स क्यों पे करें। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को स्टार्ट किया और दांडी में जाकर नमक बनाया और इस नमक कानून को तोड़ दिया। इसके बाद से भारत ने पूरी तरह से अपनी आज़ादी की ओर कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो यही था दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नेता लोग थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, और भारत किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आज़ादी की ओर लौटा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। जय हिंद।